नमस्कार। जीएनएम फर्स्ट ईयर के सिलेबस के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। देखिए, बिहेवियरल साइंसेज यानी व्यवहारात्मक विज्ञान नाम सुनकर अक्सर एक भूल भुलैया जैसा लगता है ना? लेकिन फिक्र मत कीजिए, आज इस पूरे टॉपिक को एकदम डिकोड कर दिया जाएगा। इसे इतना आसान बना देंगे कि परीक्षा के लिए सब कुछ बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाएगा। तो शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। आखिर एक शरीर को ठीक करने के लिए मन और समाज दोनों को समझना इतना जरूरी क्यों है? सोचिए जरा, एक बेहतरीन नर्स का काम सिर्फ बुखार नापना या दवा देना नहीं होता है। वो सिर्फ लक्षण नहीं देखती, वो एक मरीज की पूरी दुनिया को समझती हैं। तो चलिए सीधे गहराई में उतरते हैं। आज सिलेबस के जिन सटीक नोट्स को डिकोड किया जा रहा है ना, यकीन मानिए ये एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने की सबसे बड़ी चाबी है। एकदम टू द पॉइंट बात करेंगे। हमारा आज का रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। नंबर 1, मनोविज्ञान यानी मरीज का मन। नंबर 2, समाज शास्त्र यानी कम्युनिटी और स्वास्थ्य। और नंबर 3, एग्जाम में टॉप करने के लिए कुछ बहुत ही जरूरी टिप्स। चलिए बिना वक्त गंवाए अपने पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन 1, मनोविज्ञान और मरीज का मन। अब परीक्षा के नजरिए से ये जो वैज्ञानिक परिभाषा है, ये बहुत क्रूशियल है। मनोविज्ञान आखिर है क्या? सिंपल शब्दों में, मानव व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन। ये एक ऐसी डेफिनेशन है जो एग्जाम की कॉपी में बिल्कुल वर्ड टू वर्ड छपी होनी चाहिए, एकदम सटीक। लेकिन देखिए, ये सब सिर्फ रटने के लिए नहीं है। इसका असली फायदा तब दिखता है जब आप वार्ड में ड्यूटी पर होते हैं। अगर मरीज की मेंटल स्टेट समझ में आ जाए तो उनका स्ट्रेस सच में जादुई तरीके से कम किया जा सकता है। और जब स्ट्रेस कम होता है तो कम्युनिकेशन अपने आप बेहतर हो जाता है ना? कमाल की बात। अच्छा, अब व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी की बात करें तो ये कोई रातों रात बनने वाली चीज तो है नहीं। ये दरअसल दो चीजों का बड़ा ही दिलचस्प कॉम्बिनेशन है। पहला है आनुवंशिकता यानी हेरिडिटी, जो जन्म से मिलती है, और दूसरा है पर्यावरण यानी हमारे आसपास का माहौल। इन्हीं दोनों के मिलने से किसी का भी स्वभाव तय होता है। अब इस पॉइंट की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इंसान का जो दिमाग है ना, वो खुद को बचाने के लिए अवचेतन रूप से, मतलब सबकॉन्शियसली, एक ढाल या रक्षा तंत्र का इस्तेमाल करता है। इसे डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। उदाहरण के लिए, हो सकता है कि कोई मरीज अपने अंदर के डर को गुस्से के रूप में प्रोजेक्ट कर रहा हो, अनजाने में ही सही, लेकिन दमन और युक्तिकरण जैसी ये तकनीकें उन्हें बहुत ज्यादा तनाव से बचा लेती हैं। और हाँ, रिकवरी के इस पूरे प्रोसेस में प्रेरणा यानी मोटिवेशन एक फ्यूल की तरह काम करती है। ये दो तरह की होती हैं, आंतरिक या इंट्रिंसिक, जैसे अंदर से खुद को फिर से स्वस्थ देखने की एक मजबूत इच्छा, और दूसरी है बाह्य यानी एक्सट्रिंसिक, जैसे परिवार का सपोर्ट या कोई बाहरी रिवॉर्ड। सच कहूं तो मरीज के जल्दी ठीक होने में ये दोनों ही चीजें बहुत काम आती हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारी भावनाओं का हमारे शरीर पर कितना सीधा और गहरा असर होता है? ये बात सच में हैरान करने वाली है कि लगातार बना रहने वाला मानसिक तनाव वास्तव में शरीर के घाव भरने की स्पीड को धीमा कर सकता है। सीरियसली। इसीलिए तनाव प्रबंधन यानी स्ट्रेस मैनेजमेंट सिर्फ किताबों में पढ़ने वाली थ्योरी नहीं है, बल्कि ये इलाज का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। इस सेक्शन का आखिरी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीखना और स्मृति। इसमें क्लासिकल और ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरीज हमें यह समझने में मदद करती हैं कि मरीज नई आदतें कैसे सीखते हैं, और इसके साथ ही शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी के बीच का जो फर्क है वो एग्जाम के लिए एक बहुत ही सॉलिड पॉइंट है। इसे अच्छे से कवर कर लेना चाहिए। चलिए अब एक अकेले व्यक्ति के दिमाग से थोड़ा बाहर निकलते हैं और एक बड़ी तस्वीर को देखते हैं कि ये सब आपस में कैसे जुड़ता है। हम आ गए हैं अपने दूसरे सेक्शन पर, समाजशास्त्र, समुदाय और स्वास्थ्य। समाजशास्त्र के इस नए हिस्से में एंटर करते हुए अपना फोकस बिल्कुल बनाए रखिएगा। सिलेबस का ये आधा हिस्सा भी परीक्षा में उतने ही अहम नंबर दिलाता है, तो इसे हम बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते। तो समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी वास्तव में है क्या? अगर सीधे आपके सिलेबस की भाषा में बात करें तो यह समाज और सामाजिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन है। बस इतनी सी बात है। लेकिन यह वो सटीक परिभाषा है जिसे एग्जाम के लिए पक्का याद कर लेना चाहिए। अब यहां पर यह सवाल उठना बहुत लाजमी है कि भाई नर्सिंग में समाजशास्त्र का क्या काम? तो देखिए, कोई भी मरीज अकेले एक वैक्यूम में तो रहता नहीं है ना? सामुदायिक स्वास्थ्य की असली समझ तभी डेवलप होती है जब मरीज और उसके समाज के इस गहरे कनेक्शन को अच्छी तरह से समझ लिया जाए।
और समाज की बात हो तो सबसे अहम इकाई क्या है? बिल्कुल, परिवार। अब चाहे वो न्यूक्लियर फैमिली हो या फिर जॉइंट फैमिली, जब कोई बीमार पड़ता है ना, तो परिवार का यही ढांचा तय करता है कि उस मरीज को किस लेवल की केयर और सपोर्ट मिलने वाला है। ये बहुत मायने रखता है। परिवार के बाद बारी आती है सामाजिक समूहों की। इसमें एक होते हैं प्राथमिक समूह यानी प्राइमरी ग्रुप्स, जैसे एकदम करीबी दोस्त और रिश्तेदार जो गहरा इमोशनल सपोर्ट देते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस या आस पड़ोस के लोग माध्यमिक समूह यानी सेकेंडरी ग्रुप्स में आते हैं। रिकवरी के दौरान दोनों की अपनी अपनी एक बहुत ही खास जगह होती है। अब जरा सोचिए, समाज में एक सिस्टम कैसे बना रहता है? ये होता है सामाजिक नियंत्रण यानी सोशल कंट्रोल से, जो मुख्य रूप से हमारे रीति रिवाजों, कानूनों और धर्म से मिलकर बनता है। और एक नर्स के तौर पर केयर देते समय मरीजों की इन सामाजिक मान्यताओं के प्रति सेंसिटिव होना, उनका सम्मान करना, यही तो एक बेहतरीन प्रोफेशनल की असली निशानी है। तो यहाँ सबसे क्रूशल पॉइंट ये है कि कई बार जो समाज की बीमारियां होती है ना, वही चलकर अस्पतालों तक पहुंच जाती हैं। गरीबी हो गई, बढ़ती आबादी, अशिक्षा या फिर ड्रग अब्यूज। ध्यान दीजिए, ये सिर्फ किताबों में लिखे सामाजिक मुद्दे नहीं हैं। ये वो असल चीजें हैं जो सीधे तौर पर लोगों के स्वास्थ्य को बर्बाद कर रही हैं, और क्लिनिक्स में हर दिन इन्हीं चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। चलिए, अब हम इस विश्लेषण की सबसे अवेटेड और आखिरी हिस्से की ओर बढ़ते हैं। सेक्शन 3, एग्जाम में सक्सेस के लिए कुछ बहुत ही जरूरी टिप्स। थोड़ी सी एनर्जी और बनाए रखिए। ओरिजिनल नोट्स से ये 3 बहुत ही खास स्ट्रैटेजीज निकल कर आती हैं। पहली, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र की डेफिनेशन एकदम वर्ड टू वर्ड याद कर लेनी है। दूसरी, नर्सिंग में इन सब्जेक्ट्स का प्रैक्टिकल यूज क्या है, इस पर अपना फोकस रखना है। और तीसरी, जो सामाजिक समस्याएं हैं उनका हेल्थ पर क्या असर पड़ता है, इसे बहुत ही डिटेल में पढ़कर जाना है। और ये जो पर्टिकुलर टिप है ना, ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि एग्जामिनर से अच्छे मार्क्स कैसे निकालने हैं। टिप ये है कि जब भी एग्जाम में रक्षा तंत्र यानी डिफेंस मैकेनिज्म का सवाल आए तो उसके साथ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जरूर लिखिए। यह एग्जामिनर को सीधा सिग्नल देता है कि सब्जेक्ट की कितनी गहरी समझ मौजूद है। एकदम गेम चेंजर टिप है ये। तो अंत में एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। सोचिएगा जरूर कि इन सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारकों को समझने से डेली पेशेंट केयर के नजरिए में आखिर क्या बदलाव आएगा? क्या सिर्फ शरीर की बीमारी का इलाज कर देना ही काफी है, या फिर असली मकसद उस इंसान को और उसके जरिए पूरे समाज को अंदर से मजबूत बनाना है? देखिए, एग्जाम पास करना तो बस एक छोटी सी सीढ़ी है। असली मंजिल है एक होलिस्टिक केयर प्रोवाइडर बनना। इसी विचार के साथ हमारा आज का यह विश्लेषण यहीं पूरा होता है।